तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपिका डिसाइवर्स में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अचानक से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी वो करने वाले हैं यूएई की विजिट। वो भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म की विजिट होगी। जैसा कि हम जानते हैं इसी साल 2026 की फरवरी में 19 तारीख को जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने इंडिया विजिट करा था। वो भी बहुत शॉर्ट टर्म की विजिट करी थी उन्होंने, और इसी तरीके की कुछ विजिट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यूएई की। और ये विजिट जस्ट ओपेक से, जैसे ही यूएई ने घोषणा करी है ओपेक से बाहर निकलने की, उसके बाद में ही ये सारी न्यूज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी चीज़, इससे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है, वो है कि कहा जा रहा है कि जो ये यूएई है ये ओपेक से जब ये बाहर निकले हैं तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथ कहा जा रहा है पाकिस्तान का भी हो सकता है। तो पाकिस्तान का किस तरीके का हाथ हो सकता है इसमें, वो भी जानेंगे आज के सेशन में। दूसरी चीज ये है कि इंडिया को यूएई से प्रॉफिट होने वाला है, वो भी देखेंगे। लेकिन उसके साथ में एक काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि क्या ये जो यूएई बाहर निकल रहा है ओपेक कंट्रीज से, इससे इंडिया को सच में फ़ायदा हो सकता है। उसके कुछ सिनेरियोज हैं, उसके कुछ एंगल्स हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आप आज के अपने सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात क्या है कि हमने जैसा देखा कि जो ओपेक है, और ओपेक के बारे में भी हम एक बहुत ही लेमन टर्म में, बहुत ही सिंपल सादे शब्दों में ओपेक को समझने की कोशिश करेंगे, और ओपेक प्लस क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एकदम आराम से, बार बार आप ओपेक के बारे में, ओपेक का नाम सुन रहे होंगे तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, तो वो हम यहीं पे क्लियर कर देंगे। तो बात क्या है, जो पहली न्यूज़ है हम वो देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है कि यूएई ने घोषणा कर दी कि हम जो है भाई ओपेक से बाहर निकलेंगे। और ओपेक से जैसे उन्होंने बाहर निकलने की घोषणा करी है, अब एक तरीके से पूरे के पूरे ओपेक में भूचाल आ पड़ा है। आखिरकार ये ओपेक है क्या? ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं सबसे मेजर लेवल पे और उसका एक्सपोर्ट करती हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं कंट्रीज का एक ये ग्रुप है। और ये ग्रुप क्या करता है? ये जो ग्रुप है ये ऑयल की प्राइसेस जो होती हैं उनको डिसाइड करने का काम करता है। ऑयल की प्राइसेस कैसे डिसाइड करते हैं कि ये आपस में मिल करके एक सहमति बना लेते हैं कि दुनिया में जो ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कब इंक्रीज करना है, मतलब कब उसको बढ़ाना है, कब उसको घटाना है। जिस तरीके से दुनिया के ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल मार्केट में इनके ऑयल के प्रति बैरल जो उसकी कीमत चल रही होती है उसको डिसाइड करने का ये बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। और साथ में ही इन्होंने अपने साथ में ओपेक प्लस कंट्रीज को भी जोड़ लिया है। अब ये ओपेक प्लस कंट्रीज क्या हैं? ये ओपेक प्लस कंट्रीज वो हैं जो मिडिल ईस्ट के अलावा जो दुनिया में अदर कंट्रीज हैं, जो ऑयल के एक बहुत अच्छे लेवल के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी इन्होंने शामिल कर लिया। कि ये इसकी वजह से क्या होगा कि इनका जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, ऑयल की कीमतें डिसाइड करने में, उसमें इनको ज़्यादा मजबूत पक्ष देखने को मिल सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो ये ओपेक प्लस कंट्रीज हैं और जो ये ओपेक कंट्रीज हैं, बात क्या हुई थी कि जब इसकी एक छोटी सी मैं हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगी कि जब 1960 में ये ओपेक बना था, 1960 में बना था। ये इंटर गवर्नमेंटल एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऐसे बाइंडिंग नहीं है, ये आपस में एक तरीके से कंसेंसस होता है, सहमति होती है, जिसके बेस पे यहाँ पे कानून लागू होता है। जो कंट्रीज हैं इसके बीच में इनके जो मेंबर्स हैं वो उन सारी चीज़ों को मानती हैं। बीच में हमने देखा कि कई कंट्रीज ने इनको छोड़ भी दिया, ओपेक को, ओपेक की जो सदस्यता है उसको त्याग दिया या सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, जिसमें हम कतर को भी देख सकते हैं, इंडोनेशिया को भी देख सकते हैं, इक्वाडोर को भी देख सकते हैं। तो ये जो जब 1960s का टाइम था उसके पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन मार्केट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने एक तरीके से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर में अपना एक बोलबाला बना रखा था। तो भाई जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, इन्होंने देखा कि हमारे पास तो इतना अच्छे लेवल का ऑयल है हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास में, और हमारी हालत फिर भी ठीक नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये आती हैं यहाँ से, ये ऑयल का प्रोडक्शन करके इनकी जो कंपनीज हैं उसको रिफाइन करके ले जाती हैं, और इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारी तो उतनी ग्रोथ होती नहीं दिख रही है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीच में फिर इन्होंने सोचा कि अब हम खुद से जो है अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, खुद से रिफाइनरीज लगाएंगे। रिफाइनरीज का मतलब यही है कि जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो निकाला जाता है जमीन में से ऑयल, वो क्रूड होता है। क्रूड मतलब कच्चा होता है, जिसमें काफी ज्यादा कचरा कह लो आप होता है, जिसको साफ करना पड़ता है। तो जो रिफाइनरीज होती हैं वो उसका काम करती हैं। तो इन्होंने अच्छे अच्छे रिफाइनरीज लगाए अपने यहाँ पे, और फिर जो है क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का काम किया और उसको दुनिया में बेचना शुरू किया। तो आज के टाइम पे आप देखोगे कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो एक तरीके से
ऑयल बेस्ड उनकी इकोनॉमी आप कह सकते हो। हालांकि जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये जो है इन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है, इनकी जो जीडीपी है, इसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया बाद में चल करके कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट ना रहें। हमारा कल को अगर कोई समस्या होती है तो इससे जो है निजात पाने में थोड़ा सा इनको सहजता हो। तो इनकी लगभग 70% जो जीडीपी है यूएई की, इन्होंने ऑयल से हट करके बनाई हुई है। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या हो रही है कि यूएई निकल क्यों रहा है? यूएई का निकलने का एक रीज़न ये भी है कि भाई ये चाहता है कि अब हम ओपेक से निकल करके हम स्वतंत्र तरीके से अब अपना डिसीजन ले कि हमें कितना प्रति बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करना है। जैसे अभी 34 लाख प्रति बैरल के आसपास उसको कोटा मिला हुआ था, 34-35 लाख के आसपास। तो लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है मिडल ईस्ट के अंदर में, आप देख सकते हो, उसकी वजह से वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से उनके पास में उतना इनकम सोर्सेज नहीं आ रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। और वहीं भी आप देख रहे हो कि रशिया वगैरह एकदम से फ्री होकर के अपने ऑयल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया और उससे वो फायदा कमा रही है। तो ये सारी चीजें भी यूएई देख रहा है कि भाई हम भी इनसे हट करके अपना स्वतंत्र निर्णय लें। और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इसको 35 लाख तक का मैक्सिमम कोटा मिला हुआ था। क्या होता है कि जो ओपेक कंट्रीज होती हैं उनको एक कोटा प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि आप इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो और आप इतना ही बेच सकते हो। तो इसी वजह से ही वहां पे ऑयल की प्राइसेस डिसाइड हो पाती हैं। अब जैसे ही कहा जा रहा है कि यूएई बाहर निकलेगा, तो अब क्या होगा कि जो ऑयल की प्राइसेस है उनमें भी चेंजेस आने की संभावना है कि आने वाले फ्यूचर में ऑयल की प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। तो यूएई का ये कह रहे हैं लोग कि आने वाले टाइम पे हो सकता है 50 से 60 लाख बैरल जो है प्रतिदिन यूएई प्रोडक्शन करने लग जाए। लेकिन यहाँ पे बात एक ट्रिकी सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है? ट्रिकी सिचुएशन ये है भाई कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो सारी कंट्रीज हैं ओपेक कंट्रीज हैं, इन्होंने मिल करके इन सारी कंट्रीज ने मिल करके ओपेक बनाया था। लेकिन आप जब यूएई की सिचुएशन देखोगे, यूएई का जो लोकेशन है आप देखोगे, यहाँ पे है यूएई, यहाँ पे है यूएई। तो यहाँ जिस जगह पे यूएई है यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पूरा का पूरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि भाई तुम अगर इन्होंने प्रोडक्शन कर भी लिया तो उस प्रोडक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल काम होगा। इनका फ्यूजियारा ये भी एक बंदरगाह है, यहाँ से भी ले जाना उतनी मात्रा में, उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट से भी ले जाना इनके लिए जो है फीजिबल नहीं हो पाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि निकलेंगे और ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस भी करने लग गए तो इनको यहाँ से जो है निकाल करके ले जाना मुश्किल काम होगा। तो इस वजह से लोग इस चीज़ की अभी आशंका ही कर रहे हैं, इस चीज़ का कंफर्मेशन यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके से कहने के लिए और चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट विजिट की बात कही है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कि हाँ कहा जा रहा है और यहाँ पे वो एक शॉर्ट विजिट करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी ऑयल की जो समस्या है वो आप देख ही रहेगी, कंटिन्यूअसली ऑयल की समस्या चल रही है। तो यहाँ पे कोशिश यही होगी कि इनसे जो है, क्योंकि अब ये भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्हीं के यहाँ से ज़्यादा मात्रा में हम ऑयल को इम्पोर्ट करने लग जाएँ और यहाँ से हम जो एलएनजी है वो भी ठीक ठाक मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि उतनी मात्रा में हमारी एलएनजी यहाँ से नहीं आती है जो हमारी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह होती है, जो गैस की समस्या चल रही है। लेकिन इन फ्यूचर ये भी हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं यूएई से, और यूएई एक काफ़ी अच्छा पार्टनर रहा है इंडिया का बहुत लंबे समय से। तो लेकिन अब इनके साथ में ही जो ये एक न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है कि जो पाकिस्तान है इसका फैक्टर एक बताया जा रहा है और अचानक से यूएई ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भाई जो हमने आपको $3.5 बिलियन का कर्ज दिया था, लोन दिया था, उसको अब हमें वापस कर दो, ये कहा जा रहा है। और पाकिस्तान पे एक तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। जो ईरान है और जो यूएई है ये बहुत गहरे वाले मित्र नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी और कहा जा सकता है कि जो यूएई है ये इसका एक न्यूट्रल कह लो आप, बहुत अच्छा वाला भी नहीं तो लेकिन उतना ख़राब भी नहीं, एक ठीक ठाक रिश्ता रहा है इजराइल के साथ में। और 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, तो अब्राहम अकॉर्ड में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के रूप में जो यूएई था वो वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। तो अब्राहम अकॉर्ड यही था कि जो इजराइल है और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम्स चल रही थी कि वो उन पे अटैक करते हैं, वो उन पे अटैक करते रहते हैं, तो इनको शांत करने के लिए और इनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो अब्राहम अकॉर्ड 2020 में आया था। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी शांत चल रही थी। लेकिन अब देख ही रहे हो आपकी पूरा का पूरा मिडल ईस्ट कैसे जो है एकदम से धू धू करके जल रहा है। अब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का जो फ्यूचर है वो वैसा तो नहीं रहा जब से ईरान वॉर स्टार्ट हो गया है, और ना ही आने वाले फ्यूचर में वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो आप देखो जो यूएई है यहाँ पे लगभग 2500 तक मिसाइल्स जो है ईरान ने यहाँ पे गिरा दी। और ये भी कहा जाता है कि ईरान अंदर ही अंदर ये चाह रहा था, ईरान ने सऊदी अरेबिया को भी बोला कि भाई चलो हम मिल करके, जो यूएई चाह रहा था, यूएई ने सऊदी अरेबिया को भी बोला कि चलो भाई हम मिल करके ईरान के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएई की इतनी बातें नहीं सुनी गई। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान जो है
वो एक मीडिएटर का काम बहुत ही शिद्दत से करने की कोशिश कर रहा है ईरान और यूएसए के बीच में। तो इस पर भी जो यूएई है वो गुस्सा है कि आप इतने न्यूट्रल होकर के काम क्यों कर रहे हो, जबकि हमारे ऊपर इतनी मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, हमारा इतना नुकसान किया जा रहा है, फिर भी पाकिस्तान इतना न्यूट्रल होकर के काम कर रहा है। तो उनको इस बात का भी जो है गुस्सा यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि जो सारी चीज़ें चल रही हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, तो इसका जो आने वाला इम्पैक्ट है ये बहुत ही डिफरेंट हो सकता है इन फ्यूचर। तो देखेंगे कि इंडिया के लिए कैसे ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन में, आगे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं।